हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम मानव पोषण के अंतर्गत जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने बताया था अपनी पिछली क्लास में मानव पोषण के बारे में हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उसका कुछ अभी बकाया था। उसके आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमने को जो पिछली क्लास में पढ़ा था अपने उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। इसके बाद आज कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास। तो मानव पोषण के बारे में बताया था। मानव पोषण होता क्या है, हमने बताया था कि मानव पोषण वह पोषण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, मानव पोषण या पोषण बोलते हैं। इसके बाद हमने बताया था पोषण को हम ग्रहण करते हैं, वहीं से पोषक तत्व जो होते हैं उनका पाचन होने लगता है। और इसके बाद पूर्णतः कहाँ होता है पाचन, छोटी आंत में होता है। हमने ये भी बताया था। इसके बाद हमने बताया था जो न्यूट्रिशन यानी पोषण तत्व होते हैं या पोषक तत्व होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक कार्बनिक होता है, दूसरा अकार्बनिक होता है। इसके बाद हमने बताया था कार्बनिक के अंतर्गत आता है कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, वसा आता है और विटामिन आता है। जबकि अकार्बनिक के अंतर्गत हम बताए थे पानी आता है और खनिज पदार्थ आते हैं। तो हम इसके बाद हम पहला टॉपिक हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आप पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे और इसके बारे में हमने ये लिखा था, बताया था कि कार्बोहाइड्रेट को हेडिंग डालो। किसके अंतर्गत लिखोगे, हेडिंग डालने के लिए हमने बताया था कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत। पहले हमने बताया पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक यौगिक में पहले हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये सब चार कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, इन चारों यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अकार्बनिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, तब हम ये दो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बनिक के अंतर्गत हमने पहली क्लास में अपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, हमने बताया था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जो यौगिक बनते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। उनमें हमने ये बताया था कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1। इस फॉर्म में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और मिल करके एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। हमने यही बताया था पिछली क्लास में। इसके बाद हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है, सैकेराइड। हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है, सैकेराइड। और सैकेराइड की यूनिट के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हमने बताया था तीन भागों में विभाजित करते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। हमने बताया था मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। हमने बताया था ग्लूकोज किस में पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है फलों में और किस में बताया था, जूस में। और फ्रैक्टोज जो होता है किस में पाया जाता है, गन्ने में। हमने ये चीज़ बताया था, ठीक है। इसके बाद हम डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये बताया था मोनोसैकेराइड क्या होता है, जहाँ पर सैकेराइड की एक यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो। जहाँ पर सैकेराइड की दो यूनिटें होती हैं या दो सैकेराइड मिल करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड की यूनिटें मिल करके पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि डाइसैकेराइड के बारे में कि दो मोनोसैकेराइड मिल करके एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। हमने बताया था, पहला एग्जांपल दिया था सुक्रोज। हमने बताया था सुक्रोज जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में टूटता है या सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिल करके बनता है। या हमने ये बोला था ग्लूकोज की यूनिट एक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और एक मोनोसैकेराइड फ्रैक्टोज, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो किस चीज़ का निर्माण करते हैं, सुक्रोज का। ऐसे ही हमने बताया था लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर के लैक्टोज बनता है। और माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर के माल्टोज बनता है। बोलो सर यहाँ पर दो बार ग्लूकोज लिखने की क्या जरूरत थी, क्या है कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट मिल करके क्या बनाती हैं, माल्टोज बनाती हैं। दो मोनोसैकेराइड, एक ग्लूकोज की सैकेराइड यूनिट ये हुई और एक सैकेराइड यूनिट ये हुई। जब ये दोनों सैकेराइड यूनिट आपस में मिल जाएंगी तो क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। जब ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, लैक्टोज। जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सुक्रोज। हमने इसके बारे में यहाँ तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नया
नया टॉपिक होगा हमारा पॉलीसैकेराइड। क्लियर है? तो आप हेडिंग में लिखेंगे पॉलीसैकेराइड। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत इसका पहला एग्जाम्पल, पॉलीसैकेराइड क्या होता है हमने बताया कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड मिल करके, बहुत से मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड मिल करके पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब पहला एग्जाम्पल इसका होता है स्टार्च। इसका पहला एग्जाम्पल होता है स्टार्च। अब बात आती है कि स्टार्च किस में पाया जाता है। स्टार्च पाया जाता है चावल में, मक्का में और आलू में। आलू, चावल, मक्का में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, और स्टार्च का पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च का पाचन मुख से शुरू होता है और पूर्णतः कहाँ पर होता है? छोटी आंत में इसका पाचन होता है। पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और हमने पता जो टेबलेट होती है ना, जो टेबलेट होती मेडिसिन होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल, जो कैप्सूल होती है, कैप्सूल की जो लेयर होती है वो स्टार्च की ही बनी होती है। कैप्सूल की लेयर स्टार्च की बनी होती है। स्टार्च जो होता है, प्लांट सेल जो होते हैं, हमने बताया था प्लांट सेल या पादप कोशिका होती हैं, अपना फूड जो होता है स्टोर करते हैं, जो अपना फूड स्टोर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। प्लांट सेल अपना फूड स्टोर स्टार्च के फॉर्म में ही करती हैं। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल्यूलोज। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल्यूलोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो सेल्यूलोज। यह मानव के शरीर में इसका पाचन नहीं होता है। सेल्यूलोज जो होता है मानव के शरीर में नहीं होता है, क्योंकि सेल्यूलोज जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में पाया जाता है, और प्लांट सेल में जो पाया जाता है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, यानी कोशिका भित्ति बोलते हैं, वहीं उसी को हम वहीं पर सेल्यूलोज पाया जाता है। यानी कि सेल वॉल प्लांट सेल के सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति में होता है। तो प्लांट सेल के सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, अब सेल वॉल क्या होती है प्लांट सेल में? हमने बताया था प्लांट सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। अब एग्जाम पे आता है कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो आप क्या नाम बताएंगे? सेल्यूलोज। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? सेल्यूलोज। क्लियर है? इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखो आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। ग्लाइकोजन जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर अपना जो भोजन है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। मानव शरीर या हमारे शरीर का जो रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और वो कहाँ पर होता है? वो लीवर के पास में होता है। लीवर यानी किसी को बोलते हैं यकृत। ग्लाइकोजन मानव शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके जो फूड रखा जाता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो हमारे शरीर का स्टोर फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, जो कहाँ पाया जाता है? लीवर के पास में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट काइटिन। ये जो काइटिन है, काइटिन हमने क्या बताया? पॉलीसैकेराइड।
पॉलीसेकेराइड मैंने बताया स्टार्च आता है पॉलीसेकेराइड के अंदर, सेल्यूलोज आता है, ग्लाइकोजन आता है, काइटिन आता है। तो हमने क्या पढ़ा, स्टार्च पढ़ लिया, सेल्यूलोज पढ़ लिया, ग्लाइकोजन पढ़ लिया, अब काइटिन पढ़ रहे हैं। जो काइटिन नामक ये पॉलीसेकेराइड होता है, ये किस में पाया जाता है, ये कीड़े मकोड़े में पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े में पाए जाते हैं। और जो ये काइटिन जो होता है, ये काइटिन जो है ये कवक में भी पाए जाते हैं, कवक में भी पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंगी। काइटिन नामक पॉलीसेकेराइड किस में पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े और कवक में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट का कार्य। इसके बाद अब देखो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट का कार्य, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट लेने से हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट लेने से हमको ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट लेने से हमको ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपना कार्य ठीक तरीके से कर पाते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ना लें तो हमें थकान सी महसूस होने लगती है, परंतु इसके बावजूद थकान सी महसूस होती है, काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिस कारण से हमें थकान महसूस होने लगती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, अब हम क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य है कि हमारी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो हमारी कार्य करने की क्षमता अच्छी हो जाती है, अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कम हो जाता है तो हमारी कार्य करने की क्षमता घट जाती है। यही कार्बोहाइड्रेट का कार्य था। क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्लियर कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।